सभी को नमस्कार। आज की हमारी ये क्लास राजस्थान का भूगोल और राजस्थान के भूगोल में हम पढ़ेंगे वो टॉपिक हैं अपवाह्य तंत्र का। और ये अपवाह्य तंत्र का भाग नंबर 4 रहने वाला है। तो इससे पहले राजस्थान के जो अपवाह्य तंत्र से संबंधित जो क्वेश्चन थे उनके 3 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं। आप उसे अच्छी तरह से जाकर के देख सकते हैं। तो हम अपवाह्य तंत्र के बहुविकल्प क्वेश्चन लेकर के आएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, जो प्रतियोगिता परीक्षा में आपके 100% आने वाले ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे। तो आज हम इन बहुविकल्प क्वेश्चनों के साथ साथ में जो भी विकल्प होंगे 4 उन विकल्पों का हम अध्ययन करेंगे और विस्तार से पढ़ेंगे। और जो अन्य क्वेश्चन बनेंगे उन क्वेश्चन का भी हम जवाब देंगे। और आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछूंगा मैं और उस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। तो तैयार हो जाइए अपनी नोटबुक और पेन लेकर के। आज की हम क्लास शुरू करते हैं। और पिछली क्लास में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, जो पिछली क्लास हुई थी भाग नंबर 3, उसमें पूछा था अजीत सागर बांध किस जिले में स्थित है। और लगभग सभी बच्चों का आंसर सही आया था और सभी ने उसमें ऑप्शन बी के रूप में झुंझुनू दे रखा था। तो झुंझुनू विकल्प है वो सही है, सभी का करेक्ट आंसर है। तो आज मैं इस वीडियो में आपसे मैं वो एक अलग तरीके से क्वेश्चन पूछूंगा और वो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका आंसर दूंगा। तो आप उसका आंसर कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर दोगे। तो क्लास शुरू करने से पहले आइए वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों को, मित्रों को शेयर कर दीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। ये क्लास आपके एग्जाम में और आपके मंजिल तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत ही सहयोग करेगी। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो लगभग क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। और हमारे लिए पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में पलाया झील है। क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर पलाया झील है। तो हमें राजस्थान के इस जिले का नाम बताना है जहां पर पलाया झील पाई जाती है। तो हमारे पास में ऑप्शन के रूप में 4 विकल्प हैं। ए में है कोटा, बी में है जैसलमेर, सी में है उदयपुर और डी में है भरतपुर। तो ये 4 ऑप्शन है हमारे और इनमें से सही ऑप्शन का चुनाव करना है। तो हमें देखना है कि पलाया झील राजस्थान के किस जिले में है। तो पलाया झील मैं बता देता हूं कि सर्वाधिक जो टीले का क्षेत्र होता है और टीलों का जो इस तरह से जो टीले बने होते हैं ऊपर इस तरह से, और इन टीलों का जो निम्न भाग होता है, जो ये बीच का भाग होता है, यहां पर वर्षा का जल इकट्ठा हो जाता है और अस्थायी झील बन जाती है। और वो अस्थायी झील होती है उसे ही पलाया कहते हैं। तो अगर सबसे ज्यादा अगर देखें बालू का स्तूप, अगर देखें बात करें बालू का स्तूपों की बात करें तो वो जैसलमेर में सबसे अधिक और थार का मरुस्थल भी इसी क्षेत्र में आता है। इसलिए बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो नोट कर लीजिए नोटबुक में बी जैसलमेर। और हम पलाया झील और जैसलमेर के बारे में विस्तार से पढ़ें कि पलाया क्या होती है। तो पलाया जो झील है जिसे खड़ीन भी कहा जाता है, तो आप नोट कर लीजिए पलाया झील को हम खड़ीन के नाम से भी जाना जाता है, खड़ीन भी कहा जाता है पलाया झील को। और इसके साथ साथ में अगर हम देखें तो ये शुष्क
और अर्धशुष्क रेगिस्तानी जो भाग होते हैं वहां पर पाई जाती हैं। जो प्लाया झील होती है वो शुष्क और अर्धशुष्क जो भाग होते हैं उन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा पाई जाती है और ये एक अस्थायी खारे पानी की झील होती है। यानी अस्थायी खारे पानी की झील होती है, स्थायी रूप से नहीं रहती है। जब जल सूख जाता है तो ये फिर झील नहीं रह पाती है, ये अस्थायी होती है। ये जो झील होती है वो बंद द्रोणियों के नीचे जो निम्न भाग होता है, यानी जो मैंने अभी बताया था इस तरह से जो टीले होते हैं, ये जो टीले होते हैं इनके जो निम्न भाग होते हैं टीलों का, तो ये होती है द्रोणी। और इन द्रोणी में जल इकट्ठा हो जाता है और जल इकट्ठा होने की वजह से अस्थायी झील बनती है जिसे प्लाया झील के नाम से जाना जाता है। और इन द्रोणियों से जो जल है वो इकट्ठा हो जाता है, जो बाहर नहीं निकल पाता है और जल प्रवाहित नहीं होगा, एक स्थान पर स्थिर रहेगा, तो वो फिर जल क्या हो जाएगा, खारा हो जाएगा। इसलिए खारे पानी की झील होती है। और यहां पर जो जल आता है वो वर्षा का जल होता है, जहां पर नमक और महीन मिट्टी के जो कण होते हैं वो घुल करके एक नमक यानी खारे पानी की झील है वो बन जाती है। अगर इनकी विशेषता की बात करें तो ये समतल सतह वाली झील होती है, जो पृथ्वी के सबसे समतल प्राकृतिक भूभागों में से एक मानी जाती है इसको। तो इसमें लवणता की मात्रा भी सर्वाधिक होती है। इस तरह से ये जो जैसलमेर में ये झील है वो जिसे प्लाया के नाम से जाना जाता है, जिसे खड़ीन भी कहते हैं। और ये जैसलमेर के सबसे ज्यादा भाग में उत्तरी जो भाग है जैसलमेर का, और जैसलमेर है वो हम डायग्राम में देखें तो जैसलमेर राजस्थान में ये जैसलमेर की स्थिति है, ये आप देख रहे हैं राजस्थान का पश्चिमी जिला ये जैसलमेर है। और ये जो जैसलमेर का उत्तरी भाग है यहां पर सबसे ज्यादा आपको प्लाया या खड़ीन के नाम से जाने जाने वाले जो झीलें हैं वो पाई जाती है। तो ये यहां पर बहुत बड़ी संख्या में झीलें हैं, तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा जैसलमेर। तो ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन से जुड़े हुए जो अन्य जो टॉपिक थे, जो क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो वो मैंने आपको करवाए हैं कि खड़ीन कहाँ है, तो जैसलमेर में ही है जो प्लाया झील को कहते हैं। और प्लाया जो अस्थिर जल होती है और अस्थायी झील बनती है और इसका जल है वो खारा होता है, क्योंकि स्थिर जल होने की वजह से न तो यहाँ पर कुछ नदी नाले आते हैं और न इनका जल प्रवाहित होता है। ये स्थिर जल होने की वजह से वो लवण में परिवर्तित हो जाता है और खारा हो जाता है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर बी जैसलमेर है। क्वेश्चन नंबर 2 और 2 नंबर क्वेश्चन है हमारा, अनास, एराव व सोम जिस नदी की सहायक नदियां हैं वो कौन सी हैं। यानी हमें पूछा है कि अनास, एराव और सोम किस नदी की सहायक नदी हैं। तो अगर हम देखें ऑप्शन के रूप में देखें तो ए में माही, बी में है बनास, सी में है साबरमती और डी में है काली सिंध। तो ये 4 विकल्प है हमारे पास में। अब हमें देखना है एराव, अनास और सोम नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो हम सबसे पहले माही नदी की बात करें तो माही नदी में हम यहां पर देखते हैं, ये माही नदी है डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, ये आप देख रहे हैं ये माही नदी है। और उदयपुर से प्रवाहित होकर के डूंगरपुर और डूंगरपुर के बाद में यहां पर जो त्रिवेणी संगम बनाती है माही, सोम और जाखम, जिसे बेणेश्वर तीर्थस्थल के रूप में जाना जाता है, तो ये सोम नदी है। तो सोम नदी की अगर बात करें तो सोम है वो माही की सहायक नदी है, अनास और एराव है वो भी इसी की ही सहायक नदी कहलाती है। तो माही नदी की सहायक नदियां हैं तीनों की तीनों नदियां, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। अब हम इसके से बनने वाले क्वेश्चन, अन्य जो क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं कि अन्य कौन कौन सी नदियां, अनास, एराव और सोम नदियां कहां से निकलती है और किस तरह से इनकी सहायक नदियां कहलाती है। तो अगर हम देखें माही नदी के बारे में हम पढ़ें
तो ये माही नदी मध्य प्रदेश की तो विंध्याचल की जो पहाड़ियां हैं वहां से निकलती हैं, यानी जो ये मध्य प्रदेश है यहाँ पर, और यहाँ पर जो पहाड़ियां हैं वो है विंध्याचल की पहाड़ियां। तो माही नदी के बारे में लिख लीजिए, इसका उद्गम स्थल है विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी माही, मध्य प्रदेश से। और ये राजस्थान का जो वागड़ क्षेत्र है या बागड़ क्षेत्र है उस क्षेत्र से होकर के बहती है और वापस गुजरात में जो खंबात की खाड़ी है यानी अरब सागर का प्रवेश द्वार जिसे कहते हैं उसमें मिल जाती हैं। इसके साथ साथ में अगर बात करें तो ये गिनी चुनी नदियों में से एक है और ये कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी भी कहलाती है, क्योंकि एक तरफ राजस्थान में प्रवेश करती है तब कर्क रेखा को पार करती है, एक वापस गुजरात की ओर जाती है तब पारे करती है, तो 2 बार पार करती है। अब हम सबसे पहले सोम नदी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सोम नदी है वो माही की प्रमुख और दाहिने किनारे से मिलने वाली एक सहायक नदी है, और आप देख रहे हैं सोम नदी ये दाहिनी छोर से मिलने वाली मुख्य नदी कहलाती है सोम नदी। और ये राजस्थान के उदयपुर जिले की अरावली की जो पहाड़ियां हैं वहां से निकलती है, जिनका उद्गम होता है उदयपुर जिले से। इसके साथ साथ में अनास जो नदी है, और अनास नदी की अगर बात करें तो अनास नदी माही नदी के बाईं ओर से, यानी सोम नदी है वो दाहिनी ओर से, अनास नदी है उसके बाईं ओर से मिलने वाली नदी कहलाती है। इस तरह से बाईं ओर से मिलने वाली नदी, तो अनास नदी बाईं ओर से मिलने वाली नदी है और ये एक मुख्य सहायक नदी कहलाती है, और ये मध्य प्रदेश से निकलती है, यानी अनास नदी भी मध्य प्रदेश से ही निकलती है और माही नदी में मिल जाती है। और जो डूंगरपुर जिला है और डूंगरपुर जिले में ये माही नदी मिलती है। तो अनास नदी की बात करें, यानी इस नदी की बात करें हम, तो इसका उद्गम है वो मध्य प्रदेश से होता है और मध्य प्रदेश से राजस्थान में प्रवाहित होती है। डूंगरपुर जिले के बाएं छोर पर है वो किससे मिल जाती है, माही नदी से मिल जाती है। तो अनास नदी और सोम नदी के बाद में अगर हम पढ़ें तो वो है एराव, या एराव को ईरी नदी भी कहते हैं। तो एराव या ईरी है वो एक इसकी सहायक नदी है माही नदी की। तो इस तरह से सोम, एराव और अनास ये तीनों की तीनों नदियां माही नदी की सहायक नदियां कहलाती हैं। ठीक है, तो आंसर होगा माही नदी। और माही नदी को आपको बताया था विंध्याचल की जो पहाड़ियां हैं वहां से निकलती है मध्य प्रदेश से और राजस्थान में प्रवेश करने के बाद में बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करती है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर दोनों जिलों में बहती हुई ये वापस गुजरात में खंबात की खाड़ी, और खंबात की खाड़ी को कहते हैं अरब सागर का प्रवेश द्वार, वहां पर जाकर के ये गिर जाती है। तो ये इस तरह से ये क्वेश्चन था आपके लिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और वो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये। क्वेश्चन है कि बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी, कौन सी नदी, खारी नदी के बारे में है कि बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी निम्न में से किस अपवाह तंत्र का भाग है। तो खारी नदी है वो किस अपवाह तंत्र का भाग है, तो हमारे पास में 4 विकल्प के तौर पर हैं। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, अनिश्चित अपवाह, और डी में है आंतरिक अपवाह। तो अगर ये बात करें खारी नदी की बारे में, और खारी नदी है वो किसकी सहायक नदी है, सबसे पहले तो ये देखना होगा। अगर ये देखें खारी नदी के बारे में, तो खारी नदी का उद्गम है वो आप राजसमंद, ये जो नदी देख रहे हैं आप, ये नदी ये खारी नदी कहलाती है। राजसमंद जिले की जो बिजराल की पहाड़ियां हैं, सबसे पहले लिख लीजिए बिजराल की पहाड़ियां राजसमंद जिले में हैं। तो बिजराल की पहाड़ियां राजसमंद जिले में है। राजसमंद जिला ये आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर ये पहाड़ियां हैं, यहाँ से इसका उद्गम होता है और उसके बाद में भीलवाड़ा जिले में ये बनास नदी में मिल जाती है। तो किसकी सहायक नदी है, दूसरा है बनास नदी की सहायक नदी है। और बनास है अपना संपूर्ण जल किस में लेके जाती है, चंबल में लेके जाती है,
और चंबल है अपना संपूर्ण जल यमुना में लेके जाती है, यमुना अपना संपूर्ण जल गंगा में लेके जाती है, और गंगा नदी है अपना संपूर्ण जल बंगाल की खाड़ी में लेकर के जाती है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर बंगाल की खाड़ी ए, ये देखो, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा बंगाल की खाड़ी, और बंगाल की खाड़ी में ये जल लेकर के जाती है संपूर्ण। तो किसी न किसी माध्यम से अपवाह तंत्र की बात करें तो ये बनास नदी का अपवाह तंत्र है, और बनास चंबल में मिल जाती है, चंबल है वो यमुना में मिल जाती है। अब इसकी विस्तार से अगर बात करें, चर्चा करें, तो बिजराल की जो पहाड़ियां हैं वो अभी आपको बताया था कि राजसमंद जिले में है, और राजसमंद से निकल करके बाद में बनास नदी में मिल जाती है, और बनास की एक सहायक नदी कहलाती है। बनास चंबल में, चंबल यमुना में, यमुना गंगा में मिलती है, और गंगा नदी अपना संपूर्ण जल किस में लेके जाती है, वो लेके जाती है बंगाल की खाड़ी में। अगर खारी नदी की अन्य बात करें तो खारी नदी एक है, वो लूणी की भी सहायक नदी कहलाती है, ठीक है ना। और लूणी नदी है अपना अपवाह तंत्र है, वो कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है, तो अरब सागर में नहीं लेके जाती है, इसलिए खारी नदी है वो जो बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली जो नदी है वो है राजसमंद जिले से निकलती है, और उस खारी नदी की बात हम नहीं कर रहे हैं जो लूणी नदी से, एक लूणी नदी की भी सहायक नदी है खारी, पर तो बनास नदी की सहायक नदी है जो बिजराल की पहाड़ियों से निकलती है। और हमारे क्वेश्चन यही कह रहा है कि बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी कौन सी है, खारी नदी, और खारी नदी बनास नदी मिलती है, और अपना अपवाह तंत्र कौन सा बनाती है, बंगाल की खाड़ी से बनाती है। तो इसलिए ए है वो हमारे लिए रहेगा करेक्ट आंसर। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी, यानी इन चारों में से कौन सी खारे पानी की झील नागौर जिले में नहीं है। यानी चार झीलें हैं, डेडवाना, कुचामन, सी में डेगाना और डी में पंचभद्रा। तो ये चार नदियां हैं, इन चारों नदियों में से ऐसी कौन सी नदी है जो नागौर जिले में नहीं है। तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट के माध्यम से दोगे। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या है वो कमेंट में बताओगे। ए बी सी डी लिख सकते हो, कोई सा भी इसमें से करेक्ट आंसर है वो लिख सकते हो, या फिर नाम लिख सकते हो जैसे डेडवाना है, कुचामन है, डेगाना है या पंचभद्रा है। याद इतना ही रखना है कि नागौर जिले में कौन सी नदी खारे पानी की जो झील है वो नहीं है। तो इनमें से आपको सोच समझ करके आंसर देना है, नागौर जिले में कौन सी झील नहीं है इन चारों में से। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन आप पर निर्भर रहेगा कि आप इसका किस तरह से आंसर देते हो और क्या आपका आंसर सही रहता है, और इसका आंसर मैं नेक्स्ट अगली क्लास में बताऊंगा। ठीक है ना, तो आप कमेंट जरूर करोगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और वो है हमारा ये क्वेश्चन है, राजस्थान में चंबल नदी का प्रवेश सबसे पहले किस जिले में होता है। क्वेश्चन है कि राजस्थान में जो चंबल नदी है उसका जो प्रवेश होता है वो किस जिले में होता है। तो आपको इसका करेक्ट आंसर देना है। इसमें 4 ऑप्शन है और चारों ऑप्शन की अगर बात करें तो चारों में पहला है चित्तौड़गढ़, दूसरा है बांसवाड़ा, तीसरा है कोटा और चौथा है झालावाड़।
तो इन चारों में से आपको सही आंसर देना है कि राजस्थान में चंबल नदी का जो प्रवेश होता है वो कहां से या किस जिले से होता है। तो राजस्थान में किस जिले से है वो चंबल नदी का प्रवेश होता है। तो अगर हम चंबल नदी की बात करें तो उसका उद्गम है वो जनापाव की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से, यहां से इसका उद्गम होता है मध्य प्रदेश राज्य से, और फिर ये उत्तर की ओर बहती हुई या उत्तर पश्चिम की ओर बहती हुई राजस्थान में प्रवेश करती है यहां से। और ये जो जिला है वो है चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ से इस तरह से बहती हुई, कोटा से बहती हुई, सवाई माधोपुर से बहती हुई, धौलपुर से बहती हुई फिर किस में मिल जाती है, यमुना नदी में मिल जाती है। तो यहां पर जो जिला है प्रवेश होता है वो होता है चित्तौड़गढ़ से। तो ए है वो करेक्ट आंसर माना जाएगा, चित्तौड़गढ़ जिले में चंबल नदी का प्रवेश होता है। तो अब हम इसका विस्तार से देखते हैं कि चंबल नदी आपको अभी बताया था मध्य प्रदेश के महू के पास है, जो जनापाव की जो पहाड़ियां हैं, ठीक है ना। तो जनापाव की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है और ये 346 किलोमीटर उत्तर दिशा में बहती है, यानी मध्य प्रदेश में जो उत्तर दिशा में बहती है वो 346 किलोमीटर बहती हुई और राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में 84 गढ़ जो नामक स्थान है और यहाँ का जो प्रवेश करती है वहां पर नाम है 84 गढ़ और वह है चित्तौड़गढ़ में। तो वहां पर राजस्थान में प्रवेश कर लेती है और राजस्थान में प्रवेश करने के बाद में ये चित्तौड़गढ़ है, कोटा है, सवाई माधोपुर है, करौली है, धौलपुर, इन जिलों में बहती है और बहने के बाद में अंत में उत्तर प्रदेश में चली जाती है और उत्तर प्रदेश में यमुना में मिल जाती है। तो इस तरह से इस नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश से और मध्य प्रदेश के बाद में ये राजस्थान में प्रवेश करती है और प्रवेश करने के बाद में ये चित्तौड़गढ़ है, यहाँ पर चित्तौड़गढ़, फिर कोटा, कोटा के बाद में सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद में करौली, सवाई माधोपुर और धौलपुर, इन जिलों में बहती हुई बाद में ये उत्तर प्रदेश में चली जाती है और उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में ये मिल जाती है और यमुना का जल है वो बंगाल की खाड़ी में जाता है, गंगा नदी की एक सहायक नदी है। तो इसका करेक्ट आंसर ए है, वो है चित्तौड़गढ़। तो चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ जिले में ये प्रवेश करती है 84 गढ़ और 346 किलोमीटर है वो मध्य प्रदेश से बहती हुई और राजस्थान में प्रवेश करती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला हमारे लिए क्वेश्चन है 6 नंबर। ये प्रश्न है, राजस्थान में सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र यानी अपवाह का क्षेत्र जो है निम्नलिखित में से किस नदी का है। यानी राजस्थान में सबसे बड़ा जल ग्रहण या अपवाह का जो क्षेत्र है वो किस नदी का है राजस्थान में सबसे बड़ा। और हमारे पास में 4 विकल्प हैं और चारों में अगर हम देखें तो इसमें ए है घग्गर नदी, बी है बनास नदी, सी है बाणगंगा नदी और डी है माही नदी। तो राजस्थान में सबसे बड़ा जो जल ग्रहण क्षेत्र या अपवाह क्षेत्र है वो किन का है। अगर हम बड़ी नदी की बात करें राजस्थान में तो बड़ी मुख्य नदी 3 है। अरावली के पूर्व में 2 है, एक तो है बनास नदी, एक है चंबल नदी और तीसरी है लूणी नदी पश्चिमी राजस्थान की। तो ये 3 नदी मुख्य है। अगर इनकी जल ग्रहण क्षेत्र अपवाह क्षेत्र की बात करें इन तीनों नदियों में से तो सबसे बड़ा जो अपवाह क्षेत्र है वो है बनास नदी का माना जाता है और बनास नदी को वन की आशा के नाम से नदी के नाम से जाना जाता है इस तरह से। तो इसका करेक्ट आंसर है बी बनास नदी। घग्गर नदी ये ऊपर ये रही घग्गर नदी, इसका इतना नहीं, गंगानगर हनुमानगढ़ 2 ही जिलों में बहती है। बाणगंगा नदी की बात करें तो बाणगंगा नदी का भी इतना बड़ा नहीं है। बाणगंगा नदी ये है, ये रही बाणगंगा। तो बाणगंगा नदी का अपवाह क्षेत्र बहुत छोटा है। माही नदी की बात करें डूंगरपुर बांसवाड़ा में, ये देखो माही नदी का भी छोटा है। परंतु बनास नदी की बात करें तो बनास नदी का अपवाह क्षेत्र बहुत बड़ा है, विशाल है।
तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर बी है। अब अगर इसकी बात करें तो अपवाह्य क्षेत्र है वो बनास नदी बेसिन का, राजस्थान में आपको बताया था कि सबसे बड़ा है, और यह पूरी तरह से राजस्थान राज्य के भीतर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। यानी राजस्थान राज्य के अंदर बहने वाली सबसे बड़ी नदी की अगर बात करें तो यह भी क्वेश्चन बनता है कि बनास नदी सबसे बड़ी है। यानी पूर्ण रूप से बहने वाली जो सबसे बड़ी नदी है वो बनास नदी कहलाती है। बनास नदी की जल ग्रहण क्षेत्र की बात करें तो वह 45,833 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये नदी बहती है, और ये चंबल नदी के में मिल जाती है, उसकी सहायक नदी कहलाती है चंबल की। तो इस तरह से 45,833 किलोमीटर क्षेत्र में जल ग्रहण क्षेत्र में बहने वाली बनास नदी है वो राजस्थान की पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदियों में से एक मानी जाती है। तो जल ग्रहण क्षेत्र या अपवाह्य क्षेत्र में सबसे बड़ी है वो बनास नदी कही जाती है। तो इसका बी आंसर है वो सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वो है ये, और इसमें है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डूंगरपुर और बांसवाड़ा, यानी दो जिलों के नाम है डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों के बीच सीमा बनाती हुई बहती है। यानी डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा बनाती हुई बहती है, ऐसी कौन सी नदी है? तो ए है चंबल नदी, बी है माही नदी, सी है साबरमती नदी, डी है काली सिंध नदी। तो ये चार ऑप्शन है आपके पास में, और चारों में से हमें सही ऑप्शन का चुनाव करना है। तो चंबल, माही, साबरमती या काली सिंध कौन सी नदी है डूंगरपुर और बांसवाड़ा में? तो सबसे पहले हम डूंगरपुर बांसवाड़ा की ओर चलते हैं। तो डूंगरपुर ये जिला है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये डूंगरपुर है, और इधर ये देखें दक्षिणी राजस्थान का, तो ये है बांसवाड़ा जिला। तो ये मध्य प्रदेश से आती हुई राजस्थान में माही नदी प्रवेश करती है बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा के बाद में इस तरह से डूंगरपुर में जाती है, और फिर इस तरह से यहाँ पर सीमा बनाती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों की, और इस नदी का नाम है माही नदी। ये देखो, और माही नदी इसमें ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट आंसर है बी। तो करेक्ट आंसर बी माना जाएगा, माही नदी। और माही नदी डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों जिलों से होकर के बहने वाली नदी है। तो आपको इसके बारे में विस्तार से भी मैंने पहले बताया था, दोबारा बता देता हूं माही नदी के बारे में, कि माही नदी है वो दक्षिणी राजस्थान की दो प्रमुख जिले जो अभी बताए थे डूंगरपुर और बांसवाड़ा में सीमा बनाता है, और ये नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और बांसवाड़ा के खाडू गांव के पास में ये क्या करती है, प्रवेश करती है। और राजस्थान से बहते हुए डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले के बीच प्राकृतिक सीमा जिसे कहते हैं वो बनाती है, और गुजरात राज्य की ओर मुड़ जाती है, फिर ये गुजरात में चली जाती है। और अगर माही नदी की बात करें तो माही नदी डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों में फैला हुआ इनका क्षेत्र है, बेसिन है, फैला हुआ है। और इस क्षेत्र को स्थानीय रूप से अगर बात करें तो वागड़ के नाम से जाना जाता है, और माही नदी जिसे बागड़ की गंगा के नाम से भी पुकारा जाता है। तो बागड़ की गंगा के नाम से भी इसे जाना जाता है माही नदी को। तो माही नदी के बारे में पूर्णतः जानकारी आपको बता दी गई है। इस तरह से डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा बनाने वाली जो नदी है वो माही नदी कहलाती है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा वो है ये, सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करना है, सूची 1 से सूची 2 से द्वारा सुमेलित करना है। तो एक तरफ है बनास, लूणी, माही नदी, चंबल नदी, काली सिंध नदी दे रखी है। दूसरी तरफ इसकी सहायक नदियां दे रखी है, आहू, मोरेन, काली सिंध, खारी और सुकड़ी, ये दे रखी है। तो अब इनको सुमेलित करना है सूची 1 से सूची 2 में, और सही आंसर का पता लगाना है
कि सही कौन सा है, इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है। तो बनास नदी अभी हमने पढ़ा था खारी नदी के बारे में, तो बनास की ये सहायक नदी है, बनास की सहायक नदी। और आप डायग्राम में आओगे तो ये देख रहे हैं यहां पर बिजरल की पहाड़ियां राजसमंद जिले में, और ये नदी है वो कहां जाती है, राजसमंद जिले में, खारी नदी। तो 4 है वो सही होगा। बी और सी में 4 दे रखे हैं, तो ए नहीं है और डी नहीं है, पहले ही इसको गलत कर देते हैं। तो हमारे पास में दोनों में 5 और दे रखे हैं। बी का लूणी की अगर खाड़ी बात करें तो वो है सुकड़ी नदी, और सुकड़ी नदी की बात करें तो ये रही सुकड़ी नदी, पाली जिले से यहां से निकलती है, और ये देखो बाड़मेर में ये लूणी नदी मिल जाती है, तो ये सुकड़ी नदी है। अब हम माही नदी की बात करें या चंबल की बात करें, चंबल में हमने पढ़ा है चंबल की जो सहायक नदी है वह काली सिंध नदी। इसमें क्यों दोनों में 3 दे रखे हैं, ये देखो 3 इसमें 3 इसमें। तो चंबल की सहायक नदी काली सिंध नदी, ये कॉमन थे तीनों के तीनों। और काली सिंध नदी है वो ये रही काली सिंध नदी। काली सिंध नदी मध्य प्रदेश से झालावाड़ में प्रवेश करती है, और उसके बाद में ये चंबल नदी में मिल जाती है, तो चंबल की सहायक नदी है। अब नदी हमारे पास में बची है 2, एक तो माही नदी, एक है काली सिंध नदी। तो माही नदी और काली सिंध नदी की बात करें तो काली सिंध नदी की एक नदी है सहायक, जिसे बोलते हैं आहू नदी। और आहू नदी कहां है, ये देखो ये रही आहू नदी, ये देखो ये आहू नदी है, और ये काली सिंध नदी में मिलती है। तो काली सिंध की सहायक नदी है, ये देखो इसमें हम यहां पर ऐड कर देते हैं। अब है हमारे पास में, ठीक है कोई। अब हम अगर पढ़ें तो वो है माही नदी, और माही की है अपने आप है मोरे नदी आ जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर है ए का 4 नंबर, ए का 4 नंबर दे रखा है। बी का खारी नदी 5 नंबर, सॉरी सुकड़ी नदी। माही की मोरेन 2 नंबर, तो इसका बी आंसर है। और चंबल का काली सिंध 3 नंबर, ये 3 नंबर। काली सिंध का 1 नंबर, आहू तो 1 नंबर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। ये लो बी आंसर। तो करेक्ट आंसर है वो बी है। लूणी की सहायक नदी की अगर बात करें तो वो सुकड़ी नदी है, लिख लीजिए आप। लूणी नदी की सहायक सुकड़ी नदी है। माही नदी की सहायक जो नदी है वो है मोरे नदी। और चंबल की जो सहायक नदी है काली सिंध है, और काली सिंध की सहायक नदी है वो है आहू नदी। तो इस तरह से सभी नदियों की सहायक नदियां हैं वो है, और बनास की सहायक नदी है वो है खारी नदी। तो आप सभी का नोट कर लीजिए, बनास की खारी, लूणी की सुकड़ी, माही की मोरेन, चंबल की काली सिंध, और काली सिंध की है आहू नदी। और डायग्राम में सभी नदियों के बारे में आपको बता दिया। ये आप देख रहे हैं चंबल की सहायक नदी है काली सिंध की आहू नदी, ये डायग्राम में आप देख रहे हैं। और बनास की ये देख सकते हैं खारी नदी, और लूणी की आप ये देख रहे हैं सुकड़ी नदी, और माही नदी की है वो है मोरे नदी। तो मोरे नदी माही की सहायक नदी है, तो इसलिए करेक्ट आंसर होगा बी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं सबसे पहले। कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? यानी कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? हमारे पास में 4 विकल्प हैं, चंबल, माही, लूणी और बनास। तो इसका आंसर दे तब तक आप वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन का घंटा भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले मेरी जो वीडियो आती है वो सबसे पहले आपके पास में पहुंच सके, इसलिए नोटिफिकेशन आपके पास में आ सके। और जो भी मेरी क्लास आती है उस क्लास को आप पूरी तरह से एकाग्रता के साथ पूरी देखें, यानी शुरू से लेकर के अंत तक लगातार देखें, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा।
और ये वीडियो राजस्थान की नदियाँ, कुछ झीलें और बांध से संबंधित हैं। और इन नदियों को राजस्थान की प्रयास रहता है कि पूरी की पूरी राजस्थान की जितनी भी नदियां हैं उनको कवर करें, अच्छी तरह से आपको समझ में आए। तो आप अच्छी तरह से, और मेरी क्लास में जब बैठो आप, तो नोटबुक और पेन अवश्य आपके हाथ में होना चाहिए। तो कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी, आपने आंसर इसका सोच लिया होगा कौन सा आंसर सही है। तो मैंने इसका पीछे क्वेश्चन में बताया था, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में एक नदी बहती है, माही नदी। और माही नदी, ये देखो, ये माही नदी है, ये मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश से ये आती है और बांसवाड़ा में प्रवेश करती है। और बांसवाड़ा से में बहती हुई ये डूंगरपुर, और डूंगरपुर से फिर ये सीमा बनाती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों की सीमा बनाती हुई बहती है। और फिर ये गुजरात में चली जाती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो इस तरह से यहां से एक रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री, जिसका नाम है कर्क रेखा, और राजस्थान के 2 जिलों से होकर के बहती है। ये कौन कौन से जिलों से? डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों से होकर के गुजरती है कर्क रेखा। अब आप इस कर्क रेखा को देखोगे तो एक बार यहां से आपको काटती हुई दिखाई दे रही है, पार करती हुई दिखाई दे रही है माही नदी, और दूसरी तरफ यहां से पार करती हुई दिखाई दे रही है। तो 2 भागों से पार करती है, या 2 बार काटने वाली जो नदी है वो है माही नदी। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा बी। करेक्ट आंसर बी कहलाता है। तो माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी है, और कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों में बहती है, और वो है डूंगरपुर और बांसवाड़ा में 26 किलोमीटर की लंबाई में गुजरती है। और ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित रेखा है। तो आपको पूर्ण जानकारी होगी इस कर्क रेखा के बारे में। और सूर्य है वो लंबवत चमकता है कर्क रेखा पर कब? 21 जून को। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, इसलिए 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में जो ऋतु होती है वो होती है ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, तो ग्रीष्म ऋतु होती है उत्तरी गोलार्ध में उस समय जून के महीने में, क्योंकि उत्तरायण की ओर होता है सूर्य और कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, इस वजह से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और हमारा क्वेश्चन है ये, राज्य में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? अभी आपको पहले बताया था पूर्ण रूप से बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो पूर्ण रूप से सबसे लंबी नदी की अगर बात करें तो आपको भी बताया था बनास नदी के बारे में, सबसे लंबी नदी कहलाती है बनास नदी। तो इसलिए करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा डी। ये करेक्ट आंसर है डी, बनास नदी। और बनास नदी मैप में देखें तो मैप में ये आप देख रहे हैं बनास, और बनास नदी राजसमंद जिले से इस तरह से निकलती है, और निकलती हुई भीलवाड़ा से होती हुई इस तरह से प्रवाहित होती है, और उसके बाद में सवाई माधोपुर में ये चंबल नदी में मिल जाती है। चंबल की सहायक नदी है। तो ये पूर्ण रूप से बहने वाली सबसे लंबी नदी है राजस्थान की, और इसकी अनेक सहायक नदियां कहते हैं, क्यों बेड़च नदी इसकी सहायक नदी है, खारी नदी इसकी सहायक नदी है, कोठारी नदी इसकी सहायक नदी है, अन्य नदियां हैं वो भी इनकी बहुत मुख्य रूप से जो नदियां हैं, देल नदी है वो भी इसकी सहायक नदी कहलाती है। तो बनास नदी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कहलाती है बनास। और बनास नदी के बारे में अगर हम पढ़ें तो बनास नदी के बारे में बहुत महत्वपूर्ण रोचक तथ्य भी है। अगर बनास नदी की बात करें तो ये आपको पता है कि पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी, यानी सबसे लंबी नदी कहलाती है पूर्ण रूप से बहने वाली। और इसका जो उद्गम होता है वो राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ के पास खमनोर की पहाड़ियों से होता है। यानी ये राजसमंद जिला है, ये आप देख रहे हैं, ये राजसमंद जिला है, और इस राजसमंद जिले में यहाँ पर है खमनोर की पहाड़ियाँ, और ये खारी नदी निकलती है वो है बिजनौर की पहाड़ियाँ। तो इस खमनोर की पहाड़ियों से इसका बनास नदी का उद्गम होता है। उद्गम वो होता है जहाँ से नदी निकलती है, वो उसका उद्गम क्षेत्र कहलाता है।
तो ये क्षेत्र है वो कुंभलगढ़ के पास में है, कमनौर की पहाड़ियां, और ये राजस्थान में लगभग 512 किलोमीटर की लंबाई में बहती है। ठीक है ना, तो इसकी लंबाई यानी यहां से लेकर के राजसमंद से लेकर के और ये सवाई माधोपुर तक है, 512 किलोमीटर की लंबाई में बहने वाली नदी है। और ये सवाई माधोपुर में किस में मिल जाती है? चंबल नदी में मिल जाती है। तो चंबल नदी की ये सहायक नदी है। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से आपके लिए क्वेश्चन था। पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी तो वो बनास नदी कहलाती है। सबसे ज्यादा प्रवाह क्षेत्र भी इन्हीं का है राजस्थान में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन है कौन सा युग्म असंगत है, यानी गलत कौन सा क्वेश्चन है। आपको ये देखना है कि एक तरफ नदी दे रखी है और दूसरी तरफ उद्गम स्थल दे रखे, तो विकल्प कौन सा ऐसा है जो गलत है, जो मिलान सही नहीं है। तो ए में है चंबल नदी, जनापाओं की पहाड़ियां, माही नदी, मेहद झील, बनास नदी, कुंभलगढ़, लूणी नदी, विंध्याचल। तो इनमें हमें सही आंसर का पता लगाना है। तो अगर हम चंबल नदी की बात करें तो चंबल नदी है वो उनका जो उद्गम जो क्षेत्र है वो जनापाओं की पहाड़ियां हैं, जो मध्य प्रदेश में महू के पास में होता है जनापाओं की पहाड़ियां। तो ए सही है, यानी ए विकल्प हमारा सही रहेगा। अब माही नदी की बात करें तो वो है मेहद झील से इसका उद्गम होता है, और मेहद झील है वो भी मध्य प्रदेश के धार जिले में है, मिंडा गांव के पास में मेहद झील है वो है, और वहां से इसका उद्गम है वो होता है। तो माही नदी का उद्गम है वो मेहद झील से होता है, तो ये भी सही है। बनास नदी की बात करें, अभी हम पढ़ के आए हैं पिछले क्वेश्चन में, तो इनका राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ क्षेत्र में जो उद्गम होता है खमनौर की पहाड़ियों से, तो कुंभलगढ़ में है, तो इसका भी सही है। लूणी नदी की बात करें तो विंध्याचल जो इसके आगे दे रखा है वो असंगत है, यानी वो गलत है, क्योंकि लूणी नदी का जो उद्गम होता है वो अजमेर जिले के नाग पहाड़ से होता है, अरावली पर्वतमाला। तो विंध्याचल पर्वतमाला नहीं है। तो चंबल है, नोट कर लीजिए, जनापाओं की पहाड़ियां, महू मध्य प्रदेश में, माही है मध्य प्रदेश में मेहद झील से होता है, बनास राजसमंद के कुंभलगढ़ क्षेत्र में जो खमनौर की पहाड़ियां हैं वहां से इसका उद्गम होता है। लूणी नदी का उद्गम होता है वो होता है अजमेर से, और आप लूणी नदी यहां पर देख रहे हैं, और ये अजमेर जिला है, और यहां पर अरावली पर्वतमाला में पहाड़ियां हैं, नाग पहाड़ियां, वहां से इसका उद्गम होता है। तो लूणी नदी है वो गलत ऑप्शन है, असंगत है, इसलिए इसका क्वेश्चन का सही आंसर करेक्ट होगा वो होगा डी। तो सही विकल्प डी है, लूणी नदी का उद्गम नाग पहाड़ से होता है, अजमेर से, पर विंध्याचल दे रखा है तो वो असंगत है, इसलिए गलत है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, बनास की सहायक नदियों का सही जोड़ा कौन सा है, यानी जो बनास नदियां हैं उन बनास नदियों का सही जोड़ा कौन सा है। सहायक नदियों का सही जोड़ा हमें बताना है, तो सही जोड़ा कौन सा है इन नदियों में। तो अगर हम देखें तो ए में है बेड़च खारी, बी में है बाणगंगा बेड़च, सी में है मेज पार्वती, और डी में है कोठारी नदी। तो इसमें से हमें सही विकल्प का चुनाव करना है, और सही जोड़ा है वो कौन सा है। तो बेड़च और खारी ये सही है,
क्योंकि बाणगंगा है और बाणगंगा नदी ये है, ये आप देख रहे हैं बाणगंगा नदी ये, और बाणगंगा नदी की बेड़च नदी नहीं है, बेड़च नदी यहाँ पर है, ये रही बेड़च नदी, तो सहायक नहीं है। मेज नदी की पार्वती नदी, पार्वती नदी ये है और पार्वती नदी की मेज नदी नहीं है। कोठारी नदी की बात करें तो कोठारी नदी की गंभीर नदी है, वो सहायक नदी नहीं है। तो इसलिए ए विकल्प है वो सही है, ए सही विकल्प है। अब हम देखते हैं बेड़च और खारी नदियों के बारे में। तो ये बेड़च और खारी है वो बनास की दोनों ही सहायक नदियां कहलाती है, और बेड़च और खारी है वो दोनों नदियां जो राजस्थान में बहती है और पूर्णतः बहने वाली बनास नदी की सहायक नदी कहलाती है ये। तो अन्य विकल्प तीनों गलत हैं, क्योंकि बाणगंगा है वो अपनी एक स्वतंत्र नदी है, इसकी सहायक नदी नहीं है, और गंभीर नदी इसकी सहायक नदी है, न कि बेड़च नदी बाणगंगा की। और मेज पार्वती की बात करें तो मेज और पार्वती भी गलत है, क्योंकि मेज नदी है वो चंबल की सहायक नदियां हैं। और अगर कोठारी गंभीर की बात करें तो कोठारी नदी है वो इसकी गंभीर नदी की सहायक नदी नहीं है, परंतु बनास नदी की सहायक नदी कहलाती है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बेड़च और खारी नदी, जो बनास की दोनों ही सहायक नदियां कहलाती हैं। तो करेक्ट आंसर ये है बेड़च और खारी नदी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, कावोद झील कहां पर स्थित है। क्वेश्चन है कावोद झील कहां पर स्थित है। तो हमारे पास में कावोद झील के बारे में 4 विकल्प हैं। ए में है जैसलमेर, बी में है नागौर, सी में जयपुर और डी में अलवर। तो ये 4 विकल्प हैं, और चारों विकल्पों की अगर बात करें तो चारों विकल्पों का अगर सही आंसर होगा कावोद झील कहाँ स्थित है, तो वो जैसलमेर जिले में आती है। तो कावोद झील कल के वीडियो में हमने पढ़ा था, कल जो क्लास हुई थी उसमें हमने देखा था कावोद झील जैसलमेर में है। ए इसका सही होगा, ए। तो इसका करेक्ट आंसर है जैसलमेर है। इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं कावोद झील के बारे में। तो ये कावोद झील है वो जैसलमेर जिले में है, एक खारे पानी की झील है, ठीक है ना। इसका जल है कावोद झील का वो खारा है, और यहां पर नमक का भी उत्पादन होता है, और इस नमक में आयोडीन की मात्रा अच्छी मानी जाती है, यानी आयोडीन होता है, आयोडीन युक्त नमक कावोद झील जैसलमेर में है, और सबसे ज्यादा आयोडीन की मात्रा इसी नमक में पाई जाती है, जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो कावोद झील जैसलमेर जिले में है, ठीक है। ए विकल्प इसका सही होगा, और ये उत्तरी जैसलमेर में यहां पर है कावोद झील, यहां पर पड़ती है कावोद झील। तो कावोद झील का विकल्प है वो सही है जैसलमेर। ये खारे पानी की झील है और इसमें आयोडीन की मात्रा है वो सर्वाधिक पाई जाती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, और वो है ये क्वेश्चन है गड़ीसर झील का संबंध किससे है, यानी गड़ीसर जो झील है उसका संबंध किससे है। तो हमारे पास में 4 विकल्प हैं, जैसलमेर, बूंदी, जयपुर और अलवर। तो गड़ीसर झील का संबंध इन जिलों में से किस जिले से संबंध है। तो अगर इसकी चर्चा करें तो गड़ीसर और कावोद झील दोनों ही जैसलमेर जिले में है, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। ए विकल्प सही है, गड़ीसर झील जैसलमेर जिले में है। अब हम गड़ीसर झील के बारे में जानकारी पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो ये जैसलमेर जिले में है, एक महत्वपूर्ण, और इसको एक कृत्रिम झील भी कहते हैं। कृत्रिम यानी मानव निर्मित झील है, प्राकृतिक नहीं है, कृत्रिम झील है। इसका निर्माण है
वो मूल रूप से 12वीं शताब्दी में राजा रावल जैसल ने करवाया था। तो गड़ीसर झील का निर्माण है वो 12वीं शताब्दी में राजा रावल जैसल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। जो जैसलमेर के संस्थापक माने जाते हैं, रावल जैसलमेर को बसाया था इन्होंने, तो उसी के नाम के आधार पर ये जैसलमेर जिला पड़ा था। तो रावल जैसल ने इसका निर्माण किया था गड़ीसर झील का, और बाद में 14वीं शताब्दी में महारावल गढ़सी सिंह ने इसका जीर्णोद्वार भी करवाया था। तो यानी महारावल गढ़सी सिंह जी ने इनका जीर्णोद्वार करवाया था, इसलिए इसके नाम के आधार पर इसका नाम रख दिया था गड़ीसर झील। और इसका वर्तमान नाम गड़ीसर झील है। ऐतिहासिक महत्व की अगर बात करें तो ऐतिहासिक महत्व भी इसका बहुत काफी है। इस झील मध्यकाल में जैसलमेर शहर के लिए पानी का एकमात्र ये स्रोत थी, यानी पहले इस मरुस्थल क्षेत्र में पानी का कोई स्रोत नहीं था, तो ये गड़ीसर झील थी, ये एकमात्र स्रोत थी। और शुष्क रेगिस्तानों में जो लोगों की, पशुओं की, पक्षियों की या जो प्यास बुझाती थी और संकट को दूर करती थी। अब अगर पर्यटन की बात करें वर्तमान में, तो यहाँ एक प्रमुख आकर्षक पर्यटन के रूप में है जो शांत वातावरण है यहाँ पर। इसके आसपास मंदिर है, कुछ छतरियाँ हैं और नक्काशीदार प्रवेश द्वार भी है, और तिलों की पोल के लिए जाना जाता है। यानी तिलों की पोल के लिए ये महत्वपूर्ण झील है, तिलों की पोल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर सूर्यास्त और सूर्योदय का नज़ारा देखने को लायक होता है, और सर्दियों में प्रवासी पक्षी भी यहाँ पर आते हैं। जब सूर्योदय होता है सुबह के समय और शाम को सूर्यास्त होता है, तो ये एक झील का जो रंग होता है वो मानो कि लाल हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि जो तिरछी किरणें गिरती है सूर्य की, तो पूरी पूरी झील है वो लाल आकृति में दिखाई देती है। और ये जैसलमेर जिले में है गड़ीसर झील। इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में रावल जैसल के द्वारा करवाया गया, और 14वीं शताब्दी में महारावल गढ़सी सिंह जी ने इसका जीर्णोद्वार करवाया था। तो ये रेगिस्तान क्षेत्र की मुख्यतः प्यास बुझाने वाली मुख्य नदी झील है, तो इसका आंसर होगा जैसलमेर जिले में। तो इससे संबंधित मैंने आपको बता दिया है गड़ीसर झील के बारे में, किसने निर्माण करवाया, किसने जीर्णोद्वार करवाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और वो क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित नदियों में से राजस्थान में कौन सी रूडित सरिता कहलाती हैं? यानी रूडित सरिता के नाम से कौन सी नदी कहलाती हैं? तो आपको देखना है कि राजस्थान में कौन सी नदी है वो रूडित सरिता के नाम से जानी जाती है, पहचानी जाती है। तो हमारे पास में 4 विकल्प हैं, और चारों विकल्पों को हम पढ़ें तो ए में है वाकल, बी में है खारी, सी में है बाणगंगा, और डी में है कोठारी। तो इन चारों नदियों में से कौन सी ऐसी नदी है जिसे रूडित नदी के नाम से जाना जाता है? और रूडित या रूठित नदी की बात करें तो रूडित नदी के नाम से जाने वाली जो नदी है वो है बाणगंगा नदी, सी। ये अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। बाणगंगा नदी पहले हम देख लेते हैं बाणगंगा नदी कहाँ है। तो आप ये देख रहे हैं, ये नदी देख रहे हैं, ये नदी है बाणगंगा नदी। ये देखो नाम, ये बाणगंगा नदी कह ले, स्वतंत्र नदी है एक बाणगंगा नदी। तो ये नदी राजस्थान में रूडित सरिता के नाम से जानी जाती है। बाणगंगा है उसको कहते हैं रूडित सरिता। और अगर इसके बारे में और पढ़ें हम तो ये या इसका उद्गम जो होता है वो होता है जयपुर की बेराट या विराटनगर की पहाड़ियों से। और ये जयपुर जिला है, आप ये देख सकते हैं, ये जयपुर जिला है। ये पूरा राजस्थान की राजधानी के नाम से जाने वाला जिला जयपुर। और यहाँ से बिजराल की या विराट की जो पहाड़ियाँ हैं, यहाँ से इसका उद्गम होता है बाणगंगा नदी का, जयपुर जिले से। तो नोट कर लीजिए, बाणगंगा नदी का उद्गम जयपुर में बेराट या बेराट की पहाड़ियाँ, विराटनगर की जो पहाड़ियाँ वहाँ से उद्गम होता है।
रूढ़ित सरिता नाम का कारण क्या है, किस लिए जानी जाती है, और ये मुख्य रूप से अगर बहती है तो वो जयपुर में, फिर दौसा में, भरतपुर से लेकर के बहती है और फिर उत्तर प्रदेश में चली जाती है, और उत्तर प्रदेश में फतेहाबाद के पास ये यमुना नदी में मिल जाती है। तो ये चंबल की, बनास की, इनकी सहायक नदी नहीं है, ये स्वतंत्र नदी है। ये बेराट से होकर हुई उत्तर प्रदेश में फतेहाबाद में यमुना नदी में मिल जाती है। अब वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में नदी यमुना नदी में पहुंचने से पहले भरतपुर में के मैदानों में जो क्षेत्र है या बांध है तो वहां पर ये सूख जाती है। तो ये पूर्ण रूप से वर्तमान में ये कम ही जाती है। अगर वर्षा अत्यधिक मात्रा में होती है तब ये यमुना नदी में पहुंचती है, अन्यथा ये भरतपुर के शहर तक ही जाती है और वहां पर ये सूख जाती है। और ये सूखने की वजह से इसे रूढ़ित या रूठने वाली नदी या अधूरी नदी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका जल वर्षा होती है तो ये नदी यहाँ से जब बेराट की पहाड़ियों से चलती है और उसके बाद में दौसा है, सवाई माधोपुर, इस तरह से जब उत्तर प्रदेश में जाती है तो फतेहाबाद में ये यमुना नदी में जब मिलती है। और उससे पहले कभी कभी क्या होता है कि भरतपुर में ये उन सूखे क्षेत्र में लुप्त हो जाती है। तो लुप्त होने की वजह से और कभी वर्षा अत्यधिक होती है तो ये यमुना नदी में पहुंच जाती है, इसलिए इसको कहते हैं रूढ़ित नदी, रूठने वाली नदी। ठीक है ना, इसलिए कहा जाता है बाणगंगा नदी को रूठने वाली नदी या रूढ़ित नदी के नाम से जाना जाता है। अन्य नाम की बात करें तो इसको ताला नदी के नाम से भी जाना जाता है। बाणगंगा को, बाणगंगा नदी को ताला नदी के नाम से या फिर अर्जुन की गंगा के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो नोट कर लीजिए, बाणगंगा नदी को अर्जुन की गंगा या ताला नदी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि महाभारत काल में अर्जुन जो पांडव अज्ञातवास में थे तो उसको प्यास लगी थी, तब उसके आसपास कोई जल नहीं था तो अर्जुन ने बाण मार करके धरती से पानी निकाला था और वो एक धारा के रूप में चालू हो गया था। इस वजह से ये नदी तब से लेकर के आज तक प्रवाहित होती है। तो इसको रूढ़ित नदी के नाम से जाना जाता है, वैसी बाणगंगा नदी को। बेराट की पहाड़ियां, विराटनगर से, जयपुर से ये उद्गम होता है, दौसा, भरतपुर, उसके बाद में फतेहाबाद में यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, इनमें से कौन सी राजस्थान की अंतः प्रवाही नदी नहीं है, यानी ऐसी कौन सी नदी है जो अंतः प्रवाहित नदी नहीं मानी जाती है राजस्थान की। तो हमारे पास में 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ए में है कांतली नदी, बी में है कांकनी नदी, सी में है बेड़च नदी और डी में है घग्गर नदी। अंतः प्रवाहित नदी कौन सी नहीं है? तो अगर अंतः प्रवाहित वाली नदियों की अगर बात करें, कांतली नदी की बात करें सबसे पहले, तो कांतली नदी है वो ये है कांतली, ये आप देख रहे हैं, ये कांतली नदी है, ये रही। और ये सीकर जिले से इसका उद्गम होता है और उसके बाद में झुंझुनू को 2 भागों में विभाजित करता है और वे चूरू और झुंझुनू की सीमा पर ये लुप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये अंतः प्रवाहित नदी है क्योंकि इसका जल किसी सागर महासागर में नहीं जाता है। यानी अंतः प्रवाहित उसको कहते हैं जिसका जल किसी सागर या महासागर में नहीं जाता है, वो किसी स्थल भाग में ही लुप्त हो जाती है, उसको कहते हैं अंतः प्रवाहित नदी, यानी आंतरिक भाग में ही प्रवाहित होने वाली नदी। तो इसलिए कांतली नदी के बारे में पता चल गया, सीकर जिले और झुंझुनू से बहती है और यहाँ पर लुप्त हो जाती है, तो इसके नहीं है। कांकनी नदी की बात करें तो जैसलमेर जिले में आते हैं, तो ये कांकनी नदी है और कांकनी नदी का उद्गम आप देख रहे हैं, ये देखो केवल जैसलमेर जिले में ही बहती है। ठीक है, बाहर नहीं जाती है, सागर महासागर में नहीं जाती है। घग्गर नदी की बात करें, घग्गर नदी आप ये देख रहे हैं शिवालिक की पहाड़ियों से, हिमाचल प्रदेश से
पंजाब के बाद में हरियाणा के बाद में राजस्थान में प्रवेश करती है, हनुमानगढ़ और गंगानगर, फिर पाकिस्तान में चली जाती है और थार के मरुस्थल में ये लुप्त हो जाती है, तो ये भी सागर महासागर में नहीं जाती है। अब हमारे पास में बची है एक नदी, वो है बेड़च नदी। ये बेड़च नदी सी में, और बेड़च नदी है, ये देख रहे हैं आप, ये है बेड़च नदी। और बेड़च नदी उदयपुर से इसका उद्गम होता है और उदयपुर से निकल करके ये फिर बनास में सहायक नदी के रूप में आती है। सहायक नदी बनास है, वो चंबल में आती है। चंबल है वो अपना संपूर्ण जल यमुना में लेके जाती है, यमुना अपना संपूर्ण जल गंगा में लेके जाता है और गंगा अपना जल है वो बंगाल की खाड़ी में लेकर के जाता है। तो इसलिए अंतः प्रवाहित नदी कौन सी नहीं है, तो वो है सी, करेक्ट आंसर। ठीक है, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो वो है ये क्वेश्चन, राजस्थान में नमक का उत्पादन कहां होता है, यानी राजस्थान में नमक का उत्पादन कहां पर होता है। तो हमारे पास में चार विकल्प है, हम पढ़ लेते हैं कहां पर होता है। ए में है सांबर झील, बी में है लूणकरणसर झील, सी में है डीडवाना झील और डी में है उपयुक्त सभी। तो इनमें से किस झील में नमक का उत्पादन होता है। तो अगर हम देखें नमक का उत्पादन कहां होता है, कौन सी झील में होता है और कौन सी में नहीं होता है, तो सांबर, लूणकरण और डीडवाना चार झीलें हैं, और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी, क्या इन तीनों में ही होता है। तो अगर नमक की बात करें तो नमक है वो खारे पानी की झीलों में ही होता है, परंतु सांबर, लूणकरण और डीडवाना तीनों की तीनों ही खारे पानी की ही झील है। सांबर जयपुर में, लूणकरण सर बीकानेर जिले में, डीडवाना नागौर जिले में ये झीलें हैं। तो खारे पानी की झील, अगर सांबर की बात करें, सबसे पहले सांबर झील के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सांबर की चर्चा करें तो भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है, यानी राजस्थान की नहीं, भारत की ही सबसे बड़ी अंतर्देशीय ये झील है। और राजस्थान में नमक उत्पादन का सबसे बड़ा भी स्रोत है, और देश के कुल नमक उत्पादन का लगभग 9% हिस्सा रखती है, यानी लगभग 9% जो नमक उत्पादन है वो सांबर झील करती है। और सांबर झील है वो जयपुर, अजमेर और नागौर इनकी सीमा पर ही होती है, यहाँ पर बनी है। तो कुछ भाग अजमेर का भी लगता है, जयपुर का भी लगता है, नागौर ये है, अजमेर ये है और जयपुर ये, तो यहाँ पर ये झील है। तो इनकी तीनों झीलों की सीमा लगती है। तो सांबर झील है, ये सही है। लूणकरण की बात कर लेते हैं, तो ये बीकानेर जिले में है, जो खारे पानी की झील है, और नमक का उत्पादन भी होता है यहाँ पर। और अब वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में बहुत कम मात्रा में नमक का उत्पादन होता है, पर होता है। ये नदी सूख गई है अब, ठीक है ना, जब वर्षा होता है तब ये खारे पानी के एक झील के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो ए और बी इसका सही है। अब सी डीडवाना का लिए देखते हैं, डीडवाना झील है। तो डीडवाना जो झील है वो नागौर जिले में है, और ये नमक का उत्पादन है वो करती है, जो महत्वपूर्ण एक केंद्र भी है, ठीक है ना। तो तीनों झीलों से नमक का उत्पादन होता है नागौर जिले में डीडवाना से। तो उपयुक्त सभी डी है वो करेक्ट आंसर माना जाता है, ये लो डी। तो इन तीनों झीलों से है वो नमक का उत्पादन होता है। और तीनों झीलों की स्थिति भी आपको बता दी, कौन सी झील कहां पर स्थित है, कौन सी झीलें कहां स्थित है। सांबर जयपुर में, लूणकरण बीकानेर में, और डीडवाना है वो नागौर जिले में स्थित है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला हमारा क्वेश्चन है ये, राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नाटनी का चबूतरा निर्मित है। नटनी का चबूतरा स्थित है। तो ऐसी कौन सी प्रसिद्ध झील है जिस पर नटनी का चबूतरा स्थित है। और नटनी का चबूतरा आपको बताना है कि कौन सी झील पर स्थित है। तो हमारे पास में चार ऑप्शन है। ए में है जयसमंद झील, बी में है पिछोला झील, सी में है नक्की झील
और डी में है सांबर झील। तो ऐसी कौन सी झील है या चबूतरा है जिस पर नटनी का चबूतरा है वो स्थित है, कौन सी झील है? तो इन चारों झीलों की बात करें तो आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, और कमेंट भी नहीं किया है तो कमेंट में जो मैंने अभी तक क्वेश्चन पूछा है पीछे, और उसका भी आप आंसर दे दीजिएगा कमेंट के माध्यम से। ABCD में कौन सा सही है आपके अनुसार, उसका आंसर दोगे आप। तो 18 नंबर क्वेश्चन का आप करेक्ट आंसर दोगे। कौन सा करेक्ट आंसर है? जैसमंद, पिछोला, नक्की झील या सांबर झील, कौन सी झील में स्थित है जिसे नटनी का चबूतरा कहते हैं? तो नटनी का चबूतरे की बात करें तो कौन सी झील में स्थित है? तो नटनी का चबूतरा है वो पिछोला झील में है। कौन सा? पिछोला झील में, इसलिए बी आंसर हमारा सही है। पिछोला झील के बारे में हम विस्तार से पढ़ लेते हैं कि पिछोला झील कहाँ है और किस तरह से है। तो पिछोला झील है वो एक उदयपुर शहर में या उदयपुर जिले में स्थित है, और यह एक ऐतिहासिक स्थल माना जाता है पिछोला झील को, और यह एक स्थानीय लोक कथा से भी जुड़ा हुआ है। और अगर एक कहानी के रूप में मेरी याद आ गई, कहानी के रूप में आकर बताएं तो ये उदयपुर के महाराणा ने गलकी नामक एक नटनी यानी रस्सी पर कलाबाजियां दिखाने वाला कलाकार था जिसे नटनी कहा गया है। तो आपके सब ध्यान में होगा कि नटनी कहते किसको है, मैंने बताना भूल गया कि नटनी वो था कि जो पहले आए थे कोई तो राणा महाराणा के समय, तो उस समय जो रस्सी कलाबाजियां दिखाने वाला कलाकार था उसको नटनी कहा गया था। तो को यह चुनौती दी गई थी कि यदि रस्सी पर चलकर झील के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंच जाएगी तो उसे आधा राज्य इनाम में दे दिया जाएगा। ठीक है ना। इस तरह से महाराणा ने उसके सामने रखा था कि जैसे ये झील है, मैं यहाँ पर उदाहरण के तौर पे ये उदयपुर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं एक झील बनाता हूँ इस तरह से, और नटनी नाम का कलाबाजी दिखाने वाला, रस्सियों का कलाबाजी दिखाने वाला कोई था। तो राजा थे उसके शासन में या उसके शहर में आ गया, और महाराणा ने उनको चुनौती दे दी कि इस सिरे से और पिछोला झील के उस सिरे तक अगर तू इस रस्सी पर चल सकता है, रस्सी से पहुंचना है, तो मैं तुझे आधा साम्राज्य है वो तुम्हें दे दूंगा। तो उनको ये मंजूर हो गया कि हाँ ठीक है, मुझे ये शर्त मंजूर है। तो यानी नटनी ने जब चलना शुरू किया तो लगभग उस लक्ष्य तक पहुंचने वाली थी। ठीक है। तो कुछ दरबारियों ने राजा के आदेश पर इनाम देने से बचने के लिए रस्सी को काट दी थी। ठीक है ना। अब क्योंकि आधा राज्य वो कह तो देते हैं, फिर बाद में शर्त, कभी कभी हम जोश में शर्त लगा लेते हैं और फिर वो शर्त हार जाते हैं या उस हारने वाले होते हैं, तो फिर हमारे मन में फिर उसके प्रति कुछ करने या अलग करने की होती है कि इसको किसी न किसी तरह से हराया जाए। तो राजा को कहा कि ये तो जीतेगी, ये तो पास में जाने वाली है, तो इसलिए राजा ने आदेश दिया कि इसकी रस्सी काट दो। वह रस्सी काट दी थी और रस्सी काटने की वजह से वो उस झील में गिर करके डूब गई थी। ठीक है ना। और माना जाता है कि नटनी ने मरने से पहले राजा के वंश को श्राप भी दे दिया था कि आपका पूरा राज्य है उजड़ जाएगा, आपका परिवार उजड़ जाएगा, इस तरह से उसने श्राप दे दिया था। और उसकी याद में फिर वहां पर चबूतरा बना दिया गया था, और वो नटनी थी वो उसके अंदर है डूब करके मर गई थी। और ये चबूतरा आज भी पिछोला झील के में एक द्वीप के रूप में, यानी छोटा सा एक द्वीप उसको कहते हैं, चारों ओर से जल से घिरा हुआ होता है, तो उसके अंदर ये बनाया गया है चबूतरा। ठीक है। तो आज भी वो मुख्य पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र भी है। तो इस तरह से नटनी का चबूतरा है वो पिछोला झील में है।
ठीक है। तो रस्सियों के कलाबाजी दिखाने वाली जो महिला थी उसको राजा ने चुनौती दी थी कि हाँ आपको पार कर लोगे तो मैं आधा साम्राज्य दे दूंगा। तो वो मान लीजिए इस सिरे से चल रही थी तो यहां तक आई, तब तक यहां पर आई तो उसको राजा को और दरबारियों को लगा कि ये जीतेगी, तो राजा ने आदेश दिया कि इसकी रस्सी काट दो। तो यहां से उन्होंने रस्सी काट दी। रस्सी काटने की वजह से ये अंदर डूब गई और डूबने से इसकी मृत्यु होगी नटनी की, और मृत्यु होने की वजह से उसने श्राप दे दिया राजा को कि आपका वंश, आपका साम्राज्य है वो समाप्त हो जाएगा। तो राजा का वंश है वो समाप्त हो गया, और इसलिए राजा ने फिर क्या किया, तो वो मर तो गई, फिर उन्होंने इस पिछोला झील में एक यहाँ पर इस चबूतरे के रूप में, एक द्वीप के रूप में क्या बना दिया, इसका चबूतरा बना दिया। इसे आज नटनी का चबूतरा भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये क्वेश्चन है, माही नदी किन राज्यों में बहती है। यानी आपको बताना है कि माही नदी किन किन राज्यों में बहती है, राज्यों के नाम बताने हैं। हमारे पास में 4 विकल्प हैं, और चारों विकल्पों की अगर बात करें तो इसमें ए में है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। बी में है गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। सी में है पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। डी में है उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। सबसे पहले हम माही नदी की ओर चलते हैं। डायग्राम में अगर देखें तो गुजरात और मध्य प्रदेश की सीमा ये है, ठीक है ना। इधर मध्य प्रदेश है, इधर गुजरात है, और ये हमारा राजस्थान है। तो ये है माही नदी, और माही नदी यहां से प्रवेश कर, यहां से चलती है और राजस्थान में बांसवाड़ा प्रवेश करती है, राजस्थान से बहती हुई फिर ये गुजरात में जाती है। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और राजस्थान से गुजरात, 3 राज्यों से बहती है। 3 अगर है ऑप्शन तो उसमें आपका सही करेक्ट आंसर होगा। चलो देखते हैं। मध्य प्रदेश ए में दे रखा है, राजस्थान दे रखा है और गुजरात दे रखा है। तो इसमें तीनों के तीनों ऑप्शन है, इसलिए ए करेक्ट आंसर है। ये लो करेक्ट आंसर, अन्य में नहीं है। इसमें उत्तर प्रदेश आ गया तो ये गलत हो गया, इसमें भी उत्तर प्रदेश और पंजाब दोनों है तो गलत हो गए, और इसमें उत्तर प्रदेश में बहती नहीं, उत्तर प्रदेश क्षेत्र है वो ये है, यहाँ ये उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, इन तीनों राज्यों से होकर के ये नदी बहती है। तो ए है वो करेक्ट आंसर है होगा। अगर मध्य प्रदेश की बात करें, मैं आपको विस्तार से और बता देता हूं। मध्य प्रदेश में इसका उद्गम है वो धार जिले के विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के उत्तरी ढलानों से होता है, और राजस्थान में ये बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करती है, और वागड़ क्षेत्र से होती हुई ये गुजरात में चली जाती है, और गुजरात में प्रवेश करने के बाद में खंबात की खाड़ी, अरब सागर का प्रवेश द्वार कहते हैं, उसमें ये गिर जाती है। तो इस तरह से मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान तीनों राज्यों से होकर के ये बहने वाली नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट है हमारा ये सुमेलित कीजिए। सूची 1 सूची 2 है लूणी नदी, घग्गर नदी, चंबल नदी और बाणगंगा नदी। और अगर पता करें पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, यानी राजस्थान के किस क्षेत्र में बहती है कौन सी नदी, लूणी, घग्गर, चंबल और बाणगंगा। तो घग्गर नदी आप डायग्राम में देखोगे तो सबसे ऊपर की ये जो नदी है ये आपको दे रखी है। तो ये राजस्थान के आप दिशा चयन कर सकते हैं, उत्तर में है। तो सबसे पहले हम बी का है 3 नंबर से मिलान कर देते हैं, और बी का 3 नंबर है वो सही होगा, इस 2 में दे रखा है। बी और सी में ए गलत है, बी भी गलत है, सॉरी डी भी गलत है। अब हम एक नदी और लेते हैं, और वो नदी ले लेते हैं लूणी नदी। और लूणी नदी कहां से बहती है वो देखते हैं। और लूणी नदी अगर देखें तो लूणी नदी ये है, आप देख रहे हैं अरावली के पश्चिम में अजमेर की नाग पहाड़ियों से होती हुई फिर गुजरात में चली जाती है, और खंबात कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। तो
तो लूणी नदी ये है, तो ये पश्चिमी राजस्थान की है, तो लूणी को हम कर देते हैं 2 से सुमेलित। तो ए का 2 नंबर, ए का 2 नंबर, सी में ही दे रखा है भाई और किसी में नहीं, तो बी पहले से था अब गलत है, तो सी है वो सही होगा। तो लूणी नदी है वो पश्चिमी राजस्थान में बहती है, घग्गर है वो उत्तरी राजस्थान में बहती है। चंबल की बात करें, चंबल दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में, और चंबल नदी ये आप देख रहे हैं दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती का पठार, और फिर इस तरह से बहती हुई फिर धौलपुर से फिर उत्तर प्रदेश में जाती है और यमुना में मिल जाती है। उसके बाद में बाणगंगा की बात करें तो बाणगंगा है पूर्वी राजस्थान में बहती है। डायग्राम में देखें बाणगंगा, तो ये आप देख रहे हैं ये पूर्वी राजस्थान से बहने वाली नदी है। ठीक है, तो ये है पूर्वी राजस्थान की, तो इसलिए सी है वो करेक्ट आंसर होगा इसका सी। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की ये क्लास आपके राजस्थान का अपवाह्य तंत्र के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली क्लास है। प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाने वाले एग्जाम में से आप राजस्थान का अपवाह्य तंत्र की मेरी क्लास देख लोगे तो इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, मेरी गारंटी है ये। इसी के अंदर से पूछे जाने वाले क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, तो आपको डायग्राम राजस्थान के मैप के आधार पर समझाने का मैंने पूर्णतः प्रयास किया है। एक एक नदी के बारे में, उसका उद्गम स्थल और किसकी सहायक नदी है, किस नदी से मिलती है और किन किन जिलों से होकर के बहती है, ये पूर्णतः मैंने आपको जानकारी भी दी है। कुछ झीलों के बारे में बताया है, कुछ बांध के बारे में भी मैंने आपको बताया है राजस्थान में। तो आपको क्लास मेरी अच्छी लगी है तो आप लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को, जिससे मेरे आने वाली क्लास आपके पास में पहुंच सके। इसके लिए आप सभी का इतना प्यार स्नेह मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।